अमूमन जो एक सवाल किया जाता है कि डॉक्टर जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा होता है तो कसाई बन के बैठा होता है, वो रूड बन के बैठा होता है, उसका लहजा जो होता है उसमें फिरौनियत झलक रही होती है। हमारे 2-2 महीने हो गए, ऑपरेशन नहीं हो रहे, बेहोश करने वाली गैसेज हैं वो नहीं मुयसर नहीं है। मरीज ने क्या सोचना, मरीज ने तो ये सोचना है कि डॉक्टर साहब जो है ना अंदर करप्शन कर रहे हैं, वो सारी गैसेज जो है वो बेच के खा गए हैं। डॉक्टर्स तो सारे बन गए, चाहे आप बाहर से बन के आ गए या आप पाकिस्तान से ग्रेजुएट हो गए हैं। मसला यार है कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स के लिए जगह ही नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है कि जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं आप उनको फिल कर सकें। अभी अगर मैं कहूँ ना तो इस वक्त 10 से 20 हजार डॉक्टर आपका अनएम्प्लॉयड है। अब जो बाहर से डॉक्टर बन के आते हैं उनकी काबिलियत में फर्क नहीं होता, वो भी हमारी तरह ही डॉक्टर्स होते हैं, बस ये है कि वो वहां से सिर्फ ग्रेजुएशन करके सीखते यहीं पे आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीज़ुल्लाह खान नियाज़ी, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनके साथ हमारी पहले भी बैठक हो चुकी है। आज ख़ुसूसी तौर पर बात करेंगे सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल, इनमें मरीज़ों के साथ क्या होता है, इस हवाले से बात करेंगे। और डॉक्टर साहब से हम ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा नंबरों वाले स्टूडेंट्स भी रह जाते हैं मेडिकल कॉलेजों में, उनको दाखिला नहीं मिलता, लेकिन उनसे आधे नंबरों वाले लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, चीन जाते हैं, रूस जाते हैं, वहाँ से डॉक्टर की डिग्री लेकर पाकिस्तान में आ जाते हैं। जो इंतहाई मेरिट वाले स्टूडेंट होते हैं वो रह जाते हैं, ये लोग बाहर जाते हैं, बाहर से डिग्री लेकर आके पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं। इनसे ये भी पूछेंगे कि उन डॉक्टरों में और इन डॉक्टरों में जो मेरिट पे आके यहाँ पे हाईएस्ट नंबर लेके डिग्री लेते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा इको के हवाले से बात करेंगे और सेहत के हवाले से दीगर बातें भी करेंगे। डॉक्टर अजीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, यहाँ से आपका दिल करे शुरू कर लें। बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो आपने बात की कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, अमूमन जो एक सवाल किया जाता है कि डॉक्टर जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा होता है तो कसाई बन के बैठा होता है, वो रूड बन के बैठा होता है, उसका लहजा जो होता है उसमें फिरौनियत झलक रही होती है। और जब वो प्राइवेट में जाता है तो बिल्कुल ही उसके अंदर मिठास आ जाती है, मरीज को इंसानियत उसके अंदर आ जाती है, मरीज को बड़े प्यार से देखता है। तो मैं इसमें एक बात कहूँगा कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पैसा जब आता है ना, जो पैसे की झलक होती है वो इंसान के अंदर बहुत सारी जो एक तब्दीलियाँ ले आती है, पॉजिटिव तब्दीलियाँ। लेकिन इससे बड़ी एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे होते हैं तो एक डॉक्टर जो होता है वो अंडर ओवरबर्डन बैठा होता है। आप इमरजेंसी में जाएं या ओपीडी में जाएं तो आपको एक लंबी लाइन मरीजों की नज़र आएगी। और अगर आप दुनिया में देखें ना तो एक जो कंसल्टेंट डॉक्टर होता है ख़ास तौर पे, उसको दिन में 15 से 20 मरीज नहीं देखने होते हैं। ये दुनिया में एक कानून है। जबकि हम जो नीचे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या दूसरे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे पास भी ज़्यादा हम पेशेंट्स को देखें तो हम पेशेंट मरीज़ को उस तरीके से नहीं देख सकते जो उसका हक है। अब अगर मैं कहूँ कि मरीज़ को सही चेकअप करने के लिए, उसकी बीमारी की तशख़ीस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो कम से कम भी आपको 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं एक मरीज़ के लिए। आलमी मैयार ये है कि 15 से 20 मरीज देखने होते हैं एक डॉक्टर। हाँ, वो इसलिए कि जब आप देखें ना 15 से 20 मिनट एक मरीज़ के ऊपर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप 8 से 2 की जो ओपीडी होती है उसके अंदर इतने मरीज़ बनते हैं। मैं जब देही मरकज़ सेहत पे काम करता था तो मेरे पास 350 से 400 की ओपीडी थी, और एक लेडी डॉक्टर थी और एक मैं डॉक्टर था। तो वहाँ पे लेडी डॉक्टर का कॉन्सेप्ट ये था कि इसने सिर्फ औरतों के मसाइल को देखना है, जबकि बाकी जितनी भी बीमारियां हैं वो मुझे आके चेक करवाती थी। हत्ता कि मैं उनको बताता भी था भी लेडी डॉक्टर भी सारी बीमारी चेक कर सकते हैं, लेकिन उनका एक गांव देहात एक दिमाग बना होता है कि जो लेडी डॉक्टर है वो सिर्फ औरतों के मसाइल के चेक करेगी। बहरहाल बात हो रही थी कि हम क्यों फ़िरौन बने होते हैं या हमारा लहजा क्यों इस तरह होता है। असल में अगर हम पाकिस्तानी है जो एक हमें हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि आप मरीज़ के ऊपर कम से कम ना 5 मिनट लगाएं। अगर मैं 5 मिनट लगाऊं और मैं 8 से लेके 2 बजे तक मुसलसल मरीज़ चेक करूं तो फिर भी मैं 72 मरीज़ चेक कर सकता हूं सारे दिन के, जबकि बाहर ओपीडी के 150-200 मरीज़ बैठा होता है। तो एक तो मैं मरीज़ों को सही तरीके से चेक भी नहीं कर पाता,
दूसरी बात यह है कि आप ओवर बर्डन बैठे होते हैं, आपके पास मरीजों की बड़ी एक मरीज ये नहीं होता कि आपके पास बीमारी चेक करवाने आ रहा है। बाद बार देखते हैं कि वार्ड के अंदर बेड नहीं मुयसर आ रहे होते, मरीज उसकी टेंशन भी लिए होता है। अब वो बेड मुहैया करना डॉक्टर का काम नहीं है, वो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो वो जब बेड नहीं मिलता, मरीज शोर मचाता है, मीडिया पे आवाज़ आती है कि शोर उठता है कि जनाब हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर मरीजों को सही चेक नहीं कर रहा है, मरीज शोर मचा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है। अब इसके ऊपर अगर बात करें तो गवर्नमेंट का काम ये है कि वो प्रॉपर हॉस्पिटल्स बनाए, डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट अच्छी करे, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स आएँ ताकि मरीजों का सही चेकअप हो सके। और इसी तरीके से वो जो आलात होते हैं, अद्वियात होती हैं, ख़ासतौर पे हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात मुयसर नहीं होती। अभी आप ये देखें कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे 2-2 महीने हो गए ऑपरेशन नहीं हो रहे। अच्छा। इस वजह से कि वहाँ पे बेहोश करने वाली गैसेज हैं वो नहीं मुयसर नहीं है। तो अब मरीज़ ने क्या सोचना है? मरीज़ ने तो ये सोचना है कि डॉक्टर साहब जो है ना अंदर करप्शन कर रहे हैं, वो सारी गैसेज जो हैं वो बेच के खा गए हैं, और डॉक्टर साहब जो है अस्पतालों का जो है ना सारा निज़ाम उधर वैसे कमी क्या क्यों हुई है? वो हमारी जो ये गवर्नमेंट डॉलर महंगा हुआ है ना, तो एलसीएस जो है ना वो रुक गई हैं, तो वो आ नहीं रही चीज़ें। अब मैं आपको कहूँ कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत इस पे भी असरअंदाज हो गई। मतलब ये आपका जो सियासी सिस्टम जिसे ये उलझन का शिकार है और इसके इंतशार का शिकार है, इससे आपका टोटल सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है। और चूंकि मैं अस्पताल के अंदर होता हूँ तो अस्पताल की मैं ये बात लाजमी करूँगा कि अस्पतालों के अंदर ये बड़ा निज़ाम मुतासर हुआ है। आपकी जो अक्सरियत आवाम है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रुख करती है। क्यों? कि गरीब आवाम ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना है फ्री का अपना इलाज करवाने के लिए, अपने ऑपरेशंस करवाने के लिए। तो आपकी 80 से 90% बल्कि 95% आवाम गरीब है, वो सारा गवर्नमेंट का रुख करती है। तो गवर्नमेंट के अंदर मरीज़ों की तादाद भी ज़्यादा होती है, फिर वहाँ पे सहूलियात की कमी होती है। फिर आप इमरजेंसी में देखते हैं कि वहाँ पे अब जब इतना ज़्यादा रश लग जाता है तो डॉक्टर खुदा नहीं है, डॉक्टर भी एक इंसान है, मसीहा ज़रूर है लेकिन एक इंसान भी है। वो अपनी सी कोशिश पूरी करता है कि वो मरीज़ को अच्छे तरीके से चेकअप करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कोई कमियाँ रह जाती हैं जिसके वजह से मरीज़ चेक नहीं हो पाता। और आपके वहाँ पे अमवात की शरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, मरीज़ ज़्यादा हैं, तो जो तशख़ीस की है, जो चेकअप की सही चेकअप की शरह है वो कम है, जिसकी वजह से अमवात की जो तादाद है वो ज़्यादा है। अब एक दिल का मरीज़ आया है, अब वो उसको मैदे में दर्द है। अब एक डॉक्टर के पास जब आएगा तो वो पहले यही सोचेगा कि इसको मरीज़ को मैदे का दर्द है। सम टाइम उसकी ईसीजी जो है वो करवा लेते हैं, सम टाइम डॉक्टर के दिमाग से ये मिस हो जाती है। बहरहाल ये तो वैसे जब प्रैक्टिस अब एक डॉक्टर करता रहता है ना, आपको जब साल 2 साल 5 साल 10 साल एक फील्ड में हो जाते हैं, फिर जाके आपको इस चीज़ का होता है कि आप फ़ौरन से उस मरीज़ की जो तशख़ीस है वो बर वक्त टाइम पे कर लेते हैं। बहरहाल मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि मरीज़ के नंबर ऑफ़ पेशेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा होते हैं, आप सही तरीके से पेशेंट को चेक नहीं कर सकते, अमवात की शरह ज़्यादा हो जाती है, सहूलियात नाकाफ़ी हैं आपकी। तो ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं उसको मीडिया के ऊपर भी लान तान किया जाता है, जो कि हालांकि असल जब कहानी सामने आती है तो असल कहानी कुछ और होती है। अब प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में अब डॉक्टर ने जो गवर्नमेंट में बैठना है वो 8 से 2 लाख में बैठना है, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट की जॉब करता है, उसके ऊपर फ़र्ज़ हो गया। प्राइवेट में इसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, प्राइवेट में वो जब चाहे बैठ सकता है। हाँ, प्राइवेट में उसको अपना पेशेंट बनाने के लिए वो टाइम देता है, ओवर टाइम भी दे देता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन देता अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम है। दूसरा ये वहाँ पे पैसे भी ले रहा होता है, वहाँ पे सहूलियात नाकाफ़ी नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे हमने पहले शुरू में बात की इंट्रो में कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाके डॉक्टर बन के आ जाते हैं उनकी काबिलियत में और यहाँ पे जो हाईएस्ट मेरिट पे जाके डॉक्टर बनते हैं क्या फ़र्क है? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले कि जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि 300 400 मरीज़ एक दिन में चेक करने पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे वो मुवाजना आप हमें सबसे पहले करके दें कि एक डॉक्टर जो 400 500 300 मरीज़ रोज़ देखता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, रोज़ यही मरकज़ में या जहाँ भी है, इसके मुकाबले में वो डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठता है उसके पास 15-20 मरीज़ आते हैं, इन दोनों के एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क होता है? देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल में अमूमन वही डॉक्टर ज़्यादा बैठते हैं
जो कंसल्टेंट होते हैं, जिनकी एक तो डिग्री पूरी होती है, तो उनका तजर्बा तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होता है, 5 साल 10 साल 15 साल या इससे ज़्यादा का होता है, तो उनकी तशखीस भी अच्छी होती है। और दूसरी बात यह है कि नहीं, वहाँ जो पे मरीज ज्यादा देखता है उसकी तशखीस ज्यादा नहीं अच्छी होती। नहीं, आप वही तो बात कर रहा हूँ ना कि तशखीस तभी नंबर ऑफ पेशेंट देखने से नहीं होती, अच्छा। नंबर ऑफ पेशेंट देखने से भी होती है, लेकिन वो नंबर ऑफ पेशेंट आप कितनी बार एक पेशेंट ऐसे पेशेंट को देख रहे हो। सपोज आप अस्थमा के पेशेंट कितने देख चुके हैं, आप 10 देख चुके हैं, आप 100 देख चुके हैं, आप 1000 देख चुके हैं। मैं दिन में देख रहा हूँ 100 मरीज और एक देख रहा है 500 मरीज। 100 वाला जो है ना अस्थमा के 20 पेशेंट देख लेता है, 30 पेशेंट टीबी के देख लेता है, 50 पेशेंट वो किसी और बीमारी के देख लेता है, गैस्ट्रोएंटाइटिस के देख लिया, मौसम आ गया, ठीक है। अब जो 50 मरीज गैस्ट्रोएंटाइटिस के एक टाइम पे देख लेगा मरीज, उसने भी क्या किए हैं 50 देखे हैं, उसकी तशखीस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि यार ये फलां मरीज उल्टी और मोशन के साथ आया, ये गैस्ट्रोएंटाइटिस है, इसको फ़ौरन से करो। अच्छा, चलिए इस बात की वो समझ आ गई, मुझे भी आ गई, जो हमारे नाज़रीन उनको भी अभी आ जाए, मुबादला करें उनका। जो पाकिस्तान से स्टूडेंट बाहर जाते हैं डॉक्टर बन के आ जाते हैं, जहाँ पे हाईएस्ट मेरिट वाला वो डॉक्टर बनता है। अब देखें ना, मुल्क के अंदर जो डॉक्टर बनेगा ना, तो आप शुरू में देख लें, इनकी टेस्ट शुरू हुआ है 97 के बाद, जब शहबाज शरीफ आया था, तो उससे पहले इनकी टेस्ट नहीं था। आप जितने डॉक्टर्स बनते थे वो एफएससी के नंबरों की बुनियाद पे बनते थे, जिसके ज़्यादा हो गया वो उसको डायरेक्ट दाखिला मिल जाता था। लेकिन फिर उन्होंने एमडी कैट रख लिया, एमडी कैट में फिर मेरिट बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि जब देखें आप 40-50 हज़ार बंदा एंट्री टेस्ट दे रहा है और आपकी गवर्नमेंट के पास सीटें हैं टोटल, जब अभी शुरू में थी इनके पास 1800, फिर जब हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ उस टाइम 2700 हुई सीटें, फिर कुछ करते करते रिजर्व शीट बना बना के इन्होंने 3200-3300 सीटें कर दी। अब जो 50,000 एंट्री टेस्ट देगा तो वो लाजिम बात है, जब मेरिट के थ्रू आएगा तो जो बाकी 3,000 से निकाल के 47 या अब 50,000 भी कम है, ये ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो बाकी 50-60 हज़ार स्टूडेंट है तो लाजिम बात है वो नहीं हो सकेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50,000 स्टूडेंट नालायक है, मसला ये है कि आपके सिस्टम में उनके लिए जगह नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो कम है। इसी तरीके से एक और मसला जो आजकल आ रहा है कि जब डॉक्टर्स तो सारे बन गए, चाहे आप बाहर से बन के आ गए या आप पाकिस्तान से ग्रेजुएट हो गए हैं, मसला ये आ रहा है कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स के लिए जगह ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो ये आ रहा है कि आपके पास पैसा ही नहीं है कि जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं आप उनको फिल कर सकें। दूसरा मसला ये आ रहा है कि अगर वैकेंसीज फिल भी हो जाए फिर भी जो आपका नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं और जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं ये मैच नहीं कर पा रहे। अभी अगर मैं कहूँ ना तो इस वक्त 10 से 20 हज़ार डॉक्टर आपका अनएम्प्लॉयड है, जिसको बेरोजगार है, जिसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अब हमारा जब डॉक्टर आता है, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है जिसमें आप मेरिट बना के आप यहाँ पे पहुँचते हैं। अब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में एक क्राइटेरिया ये है कि जैसे मैंने 2.5 साल देही मरकज़ सेहत में काम किया है, मुझे वहाँ से 20 नंबर मिले हैं तो मेरा मेरिट बना और मैं अपनी मर्जी की जगह पे हो गया हूँ। तो जो 10 से 20 हज़ार डॉक्टर है वो अपनी मर्जी से किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, तो वो जो मेरिट बनाएगा उसके लिए उसको दही मरकज़ सेहत या जो पेरीफेरी में जाके छोटे अस्पतालों में काम करना पड़ता है, बुनियादी मरकज़ सेहत, वहाँ पे उनके लिए जगह नहीं है। अब वो जब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के मेरिट पूरा नहीं उतरेगा क्योंकि उसका तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो 10-20 हज़ार डॉक्टर, एक तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कम पैसों पर, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं कि 50-60 हज़ार 70 हज़ार से ज़्यादा देते ही नहीं है वो। तो डॉक्टर को वहाँ पे एक तो क्या कहते हैं कि वो बेरोजगारी का और फिर वो कम पैसों पे अपनी जॉब कर रहा है। अब जो बाहर से डॉक्टर बन के आते हैं उनकी काबिलियत में फ़र्क नहीं होता, वो भी हमारी तरह ही डॉक्टर्स होते हैं, बस ये है कि वो वहाँ से सिर्फ ग्रेजुएशन करके सीखते यहीं पे आ गए हैं। तो जिस हॉस्पिटल में जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा वो उतना ज़्यादा सीखेगा। हमारे साथ कितने चाइना के डॉक्टर्स हैं, रशिया का, क्यूबा, मुख्तलिफ ममालिक से डॉक्टर बन के हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो अच्छी तशखीस कर लेते हैं। इस बात में आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं करनी चाहिए कि कोई बाहर से डॉक्टर बन के आया हो तो नालायक है और पाकिस्तान से बन गया तो लायक है। आप डॉक्टर बनते हैं अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, तो वो जितना तजर्बा करेगा। अच्छा, आखिर में ना वो हमें ये मुख्तर बता दीजिए कि इको टेस्ट क्या होता है, क्यों करवाना पड़ता है, इसके क्या एकोकार्डियोग्राफी, जब एक मरीज अस्पताल में आता है उसकी ईसीजी पे हार्ट अटैक कंफर्म हो गया कि उसको हार्ट एंजाइना का मसला हुआ है, हार्ट अटैक का मसला हुआ है, उसको वहाँ पे अब ये हार्ट अटैक कौन सा है, छोटा है बड़ा है,
इसके ये वहाँ पे एक हो गई है तशहीर। उसके बाद फिर जब डॉक्टर उसको फर्दर देखता है, उसकी फर्दर अपनी एक कि उसके दिल में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मसाइल हैं, क्या उसकी दिल की दीवारों के अंदर मसले हैं या उसकी जो वॉल्व हैं उनका प्रॉब्लम है, तो उसको देखने के लिए आप एकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। जो एंजियोग्राफी आप करवाते हैं ये उसकी जो नालियाँ हैं खून की उनको देखने के लिए करवाते हैं। अब जिनके वॉल्व की रिप्लेसमेंट होती है वो होती है एकोकार्डियोग्राफी के थ्रू। या फिर अगर वॉल्व ठीक है और सिर्फ उनकी दीवारों का मसला है, दीवारें वो खून की थोड़ी उसके साथ जो एको होती है उसके साथ एंजियो भी हम करा देते हैं ताकि उसकी खून की नालियाँ भी देख लें। इसके ऊपर फिर हम एको और एंजियोग्राफी के बुनियाद पे हम डायग्नोस करते हैं कि हमने इसका बाईपास की तरफ जाना है, हमने इसकी वॉल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है, प्रोसीजर करना है, या हमने इसको सिर्फ स्टेंटिंग करनी है। अब स्टेंटिंग अब आप देखेंगे कि एक हम करते हैं बाईपास जिसको कैबेज कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। दूसरा हम करते हैं स्टंटिंग। अब स्टंटिंग जो होता है वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कर देता है और जो बाईपास होता है वो कार्डियक सर्जन करता है। अब क्या हर मरीज की बाईपास होना है या किन मरीजों का स्टंटिंग होनी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी खून की नालियाँ कितनी बंद हैं, आपकी बड़ी आर्टरी तो नहीं बंद। और जैसे ही आप खून की नालियाँ बंद होने में ज़्यादा बंद होती हैं तो फिर आपको कैबेज की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो दिल की ब्लड सप्लाई है इसके लिए दो मेन आर्टरीज होती हैं, नालियाँ होती हैं। अगर इसमें इन दो नालियों में से भी एक बड़ी होती है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, एक लेफ्ट मेन स्टेम होती है। जैसे ही आपकी ये आर्टरीज बंद होना शुरू होती हैं तो इसमें डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा नालियाँ बंद हो गई तो फिर हम बाईपास की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब हम स्टंटिंग करते हैं तो स्टंटिंग के दौरान दिल की जो उस नाली जिसमें स्टंट कराते हैं उसमें खून बिल्कुल आना बंद हो जाता है। तो अगर हम स्टंटिंग की तरफ जाएंगे तो उस दिल को मजीद नुकसान पहुंचेगा, तो उसके लिए हम फिर कैबेज हम कर देते हैं। तो ये भी हम फिर अपनी एक टीम होती है डॉक्टर्स की बैठती है, उसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी होता है, कार्डियक सर्जन भी होता है, ये बैठ के ना आपस में डिसाइड करते हैं कि ये स्टंटिंग की तरफ जाएगा, ये कैबेज की तरफ जाएगा। बाज़ औक़ात मरीज़ की नाली बंद होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती तो उसको मेडिकल सिर्फ दवाइयों की बुनियाद पर भी हम ट्रीट कर देते हैं। अच्छा, अंजाइना क्या होता है मुख्तसर इसके बारे में? अच्छा, दिल का ये कम से कम जो आपको एक मसला है ना वो अंजाइना है। मतलब एक मरीज है वो अब बाज़ औक़ात हम नॉर्मल से बंदे हैं, हम इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, हम सारा दिन बैठे रहते हैं। अगर मैं और आप तेज चलना दौड़ना शुरू कर दें या जॉगिंग करें तो हमें सांस चढ़ जाएगा, लेकिन वो सांस इतना नहीं होगा कि हमारे सीने में तकलीफ होना शुरू हो जाए, हमें दर्द होना शुरू हो जाए। लेकिन जो दिल का मरीज़ होता है उसको क्या होता है कि वो जब चलना शुरू कर देता है तो उसको सांस के साथ उसको दर्द भी होना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं अंजाइना। अब इसके लिए 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है चल रहा है, दर्द हुआ है, बैठ गया ये और ख़त्म हो गया, इसको कहते हैं स्टेबल अंजाइना। एक होता है कि जनाब जैसे ही चलना शुरू करता है बढ़ जाता है लेकिन बैठता है, लेकिन फिर भी उसको होता है, बैठता है फिर भी होता रहता है, गोली लेते ठीक हो जाता है। एक इसको अनस्टेबल अंजाइना कहते हैं। फिर जो थर्ड फॉर्म आती है उसको फिर हम एमआई की तरफ ले जाते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है, इसको अब जो है ना आप इसको क्रिसेंडो भी कहते हैं अंजाइना। तो ये 3 टाइप्स होती हैं अंजाइना के, जो आपको बेसिकली ये शुरू ऐसे ही होता है कि आपको कम से कम सांस के साथ दिल छाती के बाएं तरफ या ये आपकी जो दरमियान की हड्डी होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं, इसके पीछे आपको दर्द महसूस होना या जलन होना शुरू हो जाती है। जकड़न भी कहते हैं इसको। हाँ, जकड़न। आपको ऐसा लगेगा कि ना आपके छाती को ना ऐसे पकड़ लिया, अच्छा, घुटन। तो वो आपको ना घुटन सी महसूस होगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी और एक एक चीज़ के ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। इसके साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।